बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हमने इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन को डिस्कस करना है। सबसे पहले वैक्सीनेशन का हमें पता होना चाहिए। वैक्सीनेशन इज इनोकुलेशन ऑफ वीकन जर्म इनटू द बॉडी टू मेक द बॉडी इम्यून फ्रॉम द सर्टेन डिजीज। बॉडी के अंदर वीक जर्म्स ऐड करना, नॉन वेरुलेंट स्ट्रेन्स ऐड करना, इनोकुलेट करना, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं ताकि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सके। और आहिस्ता आहिस्ता एंटीबॉडी की प्रोडक्शन की वजह से पूरा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि अगर कोई हेल्थी वायरस या बैक्टीरिया ये बॉडी के अंदर जाता है तो फिर भी वो बीमारी पैदा करने के काबिल नहीं रहता। दिस इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन की वजह से एंटायर इम्यून सिस्टम डेवलप कर जाता है, जिसे इम्यूनाइजेशन कहते हैं। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वैक्सीनेशन की जाती है जिससे बॉडी इम्यून होती है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुराद है ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि एसोसिएट करती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, यानी जिनका ताल्लुक, जिनका रिलेशनशिप लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ होता है। इन प्रॉब्लम्स को हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। जैसे कि मुख्तलिफ बीमारियां जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आती हैं, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जैसे कि एड्स, हेपाटाइटिस, कोरोना जो कि प्रीवियस कुछ ईयर के अंदर एक डिजीज़ बड़ी तेज़ी से फैली है, वो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। एंथ्रैक्स, रेबीज, उसके बाद कॉलेरा, डायरिया, ये सारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। और इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सलूशन वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन है। अब इम्यूनाइजेशन ये हमने पहले ही डिस्कस किया है। इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन के ज़रिए बॉडी को इम्यून किया जाता है, यानी इम्यूनाइजेशन से मुराद है इम्यून सिस्टम का बनना, बिल्ड करना, डेवलप करना, और ये वैक्सीनेशन के थ्रू होता है। और इस वैक्सीनेशन के अंदर नॉन वेरुलेंट स्ट्रेन, किसी भी बीमारी की ऐसी स्ट्रेन्स, ऐसी टाइप्स जो कि नॉन वेरुलेंट होती हैं, जो बीमारी पैदा करने के काबिल नहीं होती, इन्हें बॉडी के अंदर वक्फे वक्फे के साथ इनोकुलेट किया जाता है। और इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बिल्ड करती जाती हैं, एंटीबॉडीज बनती जाती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इतनी एंटीबॉडीज बन जाती हैं कि अगर इसका वेरुलेंट स्ट्रेन, बीमारी पैदा करने वाला कोई जर्म, वायरस या बैक्टीरिया ये बॉडी के अंदर जाता भी है तो फिर भी ये बीमारी पैदा नहीं करता, क्योंकि बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं वो इसे किल करने की सलाहियत रखती हैं। उसके बाद एंटीसेप्सिस, ऑल द अप्रोप्रिएट मेथड्स टू यूज टू कंट्रोल अ डिजीज। आप जितने भी पॉसिबल मेथड बीमारी को सॉल्व करने के लिए अपनाते हैं, इन सब को मिला के एंटीसेप्सिस कहते हैं। जैसे कि वैक्सीनेशन, उसके बाद कीमोथेरापी, और भी मुख्तलिफ मेथड्स किसी भी तरीके के आप सारे के सारे मिलाएंगे तो ये एंटीसेप्सिस कहलाएगा। अगर कीमोथेरापी की बात करें तो कीमोथेरापी के अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स बॉडी को दिए जाते हैं। ये केमिकल्स बॉडी के अंदर जो जर्म्स हैं, चाहे वो वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, इन्हें किल करने की सलाहियत रखता है। तो इसके थ्रू भी हम बॉडी को इम्यून करते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों से बचते हैं, मुख्तलिफ इन्फेक्शन से बचते हैं। असल में वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का मकसद ही बॉडी को बीमारियों से बचाना है, जर्म फ्री करना है, इन्फेक्शन फ्री करना है। उसके बाद नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ केयर। जो पब्लिक हेल्थ केयर है ये भी इसका केयर करनी चाहिए। जैसे कि अगर किसी इलाके के अंदर पानी जो है पीने वाला वो साफ नहीं, तो प्रॉपर इसकी फिल्ट्रेशन के बाद, इसकी प्योरिफिकेशन के बाद ये लोगों को प्रोवाइड किया जाए ताकि वो हेल्थी और जर्म फ्री वाटर को इनटेक करके बीमारियों से बच सकें। उसके बाद लोगों की वैक्सीन भी करनी चाहिए और प्रिजर्वेशन के मेथड्स भी उन्हें बताना चाहिए ताकि वो बीमारियों से महफूज रह सकें। लुइस पैस्चर का वर्क हमने देखना है। लुइस पैस्चर ने वैक्सीनेशन की, एंथ्रैक्स की, रेबीज की और फॉल कॉलेरा की। वैक्सीनेशन हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है। बॉडी के अंदर नॉन वेरुलेंट स्ट्रेन का ऐड करना ताकि बॉडी इससे इम्यून हो जाए।
अब इसने फॉल कॉलरा, जिसे चिकन कॉलरा भी कहते हैं, इसका कॉस्टिव एजेंट ढूंढा था। कॉस्टिव एजेंट से मुराद है ये पता चलाया था कि ये बीमारी किस वजह से होती है, किस माइक्रोब की वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है या वायरस की वजह से होती है। तो इसने इसका कॉस्टिव एजेंट तलाश किया था और कॉस्टिव एजेंट तलाश करने के बाद ये बताया था कि ये बीमारी बैक्टीरिया की वजह से है, यानी इसके कॉस्टिव एजेंट की वजह से बीमारी होती है। और यही बात कही थी रॉबर्ट कोच ने, और रॉबर्ट कोच ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दी थी। अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये पढ़ा था। रॉबर्ट कोच ने कहा था कि खास बीमारी के पीछे खास जर्म होता है, खास जरसूमा होता है, जिसे आप अलहदा कर सकते हैं, और अलहदा करने के बाद इस माइक्रोब या जर्म को हम कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो करवाते हैं। ग्रो करवाने के बाद इसे अलहदा कर सकते हैं, और हेल्थी पर्सन के अंदर जब इसे इनोकुलेट करवाते हैं तो उसके अंदर भी बीमारी पैदा हो जाती है। तो बिल्कुल रॉबर्ट कोच ने ये किया था, इसने डिजीज चिक लिया, इस डिजीज चिक से माइक्रोब्स को अलहदा किया, और अलहदा करने के बाद कल्चर मीडियम जिसके अंदर लाइफ को मेंटेन करने के लिए तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद थे, इसके अंदर ग्रो करवाया। जैसे ही इसकी तादाद बढ़ती गई माइक्रोब्स की, कुछ माइक्रोब्स को आइसोलेट किया और हेल्थी चिक के अंदर जब इसे इनोकुलेट करवाया तो इस चिक की डेथ हो गई, यानी इसके अंदर बीमारी आई और वो डाई कर गया। तो इसका मतलब है खास बीमारी के पीछे खास जर्म्स होते हैं। तो यही बात कही थी लुईस पैस्चर ने। इसने क्या किया, जो फॉल कॉलरा यानी चिकन कॉलरा है, इसका कॉस्टिव एजेंट लिया, और कॉस्टिव एजेंट लेने के बाद इसने मीडियम के अंदर इन्हें ग्रो करवाया, और ग्रो करवाने के बाद ये पता चलाया कि ये बीमारी इसकी वजह से है। उसके बाद इसकी एक स्टोरी है जिसने लोगों के सामने इसे डेमोन्स्ट्रेट करना था, यानी जब इसने ये कॉस्टिव एजेंट फाइंड कर लिया तो इसने फैसला किया कि लोगों के सामने मैं इसकी डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा और लोगों को बताऊंगा कि किस तरह जर्म्स बीमारी पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन इसकी इस कहानी के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है, इसने दो पेट्री डिशेस, दो कल्चर मीडियम रखे। एक के अंदर ऐसे जरसूमे थे जो कि पुराने हो चुके थे, ओल्ड थे, जिन्हें रखे हुए 2 या 3 हफ्ते हो गए थे, और दूसरे मीडियम के अंदर बिल्कुल न्यू जरसूमे थे, बिल्कुल न्यू जर्म्स थे, बिल्कुल न्यू कॉस्टिव एजेंट थे। तो इसने क्या किया, इसने लोगों के सामने बजाय इसके कि न्यू मिक्सचर, न्यू कॉस्टिव एजेंट का मीडियम ये लेके जाना था, लेकिन ये भूल गया। इसने इसकी जगह पे ओल्ड जो मीडियम है, ओल्ड जर्म्स का जो मिक्सचर है, ये उठाया, और उठाने के बाद लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जब इसे इनोकुलेट करवाया चिक के अंदर, बर्ड के अंदर, तो फिर क्या हुआ, बजाय कि वो बर्ड डिजीज्ड होता, वो डाई करता, वो सरवाइव कर गया। अब इसके लिए ये बड़ी अचंभे की बात थी। होना तो ये चाहिए था कि जर्म्स ऐड करने की वजह से, इनोकुलेट करने की वजह से वो बीमारी आ जाती, लेकिन ऐसा ना हुआ। वो वापस आया, जब उसने देखा तो उसने ऑब्जर्व किया कि बजाय इसके कि वो नया कल्चर मीडियम लेके जाता, इसने ओल्ड कल्चर मीडियम ये लेके गया, और ओल्ड कल्चर मीडियम के अंदर वो जरसूमे थे जो वीक हो चुके थे, जो कि नॉन वेरुलेंट हो चुके थे, जिनके अंदर बीमारी कम पैदा करने की सलाहियत थी। जब ये चिक के अंदर इसने इनोकुलेट करवाए तो बजाय चिक बीमार होने के इसने एंटीबॉडीज डेवलप करना शुरू कर दी, इसने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। और जब इसने न्यू इस मीडियम को इसी चिक के अंदर इनोकुलेट करवाया तो वो सरवाइव कर गया, इसके अंदर बीमारी ना हुई। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हमने एडवर्ड जेनर की वैक्सीनेशन पढ़ी थी, और इसमें भी हमने पढ़ा था कि कॉपॉक्स के जरसूमे, जो स्मॉल पॉक्स वाले ऐसे पेशेंट जिन लोगों को स्मॉल पॉक्स होता है, अगर उससे पहले हम कॉपॉक्स के जरसूमे उन्हें दे देते हैं, और इस चूंकि ये वीक होते हैं कॉपॉक्स के जरसूमे, तो वो उस पर्सन की बॉडी उन्हें किल करने के बाद इतनी मजबूत हो जाती है कि अगर हेल्थी स्मॉल पॉक्स वायरस भी उनकी बॉडी के अंदर चला जाता है तो फिर भी उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं होता।
तो बिल्कुल सेम मैकेनिज्म यहाँ पर अप्लाई होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था, इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। मज़ीद टॉपिक्स के लिए आप चैनल से लिंक रखिएगा और देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।